नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिर से एक यू टर्न ले लिया है। अब की बार वो किसानों की तायद से फिर गए हैं। सिर्फ 2 हफ्तों कबल ही किसानों की तायद में और मरकज़ के ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में रियासत गिर बंद मनाया गया था। TRS पार्टी कैडर ने इस बंद में ज़ोर शोर से हिस्सा लिया और मोदी हुकूमत के किसान मुखालिफ क़वानीन की सख्त मजम्मत की थी। इस बंद को देखते हुए लग रहा था कि मोदी के क़वानीन की मुखालिफत में तेलंगाना रियासत ही सबसे आगे है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वज़ीर आला KCR ने ऐलान कर दिया है कि वो मरकज़ के क़वानीन के साथ हैं, क्योंकि इस ज़िमन में इशारे वाज़ेह हैं। एक दिन कबल ही मुनक़िदा जायज़ा इजलास में KCR ने वाज़े कर दिया कि किसानों की फसल की खरीदी रियासत के लिए भारी पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को जहां कीमत ज़्यादा मिलती हो वो वहां अपनी फसल फ़रोख्त कर सकते हैं। याद रहे कि मरकज़ के ज़रिए क़वानीन भी यही कहते हैं। हालांकि KCR ने यह वाज़े कर दिया कि किसानों पर इस बात का दबाव नहीं रहेगा कि वो कौन सी फसल उगाना चाहते हैं, लेकिन फसल की खरीदारी की ज़मानत नहीं दे सके। इस ख्याल को महकमा ज़राअत के आला अहदेदारों ने भी तायद की। इस यू टर्न से रियासत के किसानों में मायूसी वाजबी है। वाज़ेह है कि 28 दिसंबर से KCR ने रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद जारी करने का भी ऐलान किया है, जो कि शुरू भी हो चुका है। जुमला 7,000 करोड़ की रकम आइंदा 7 दिनों तक किसानों के खातों में जमा होती रहेगी। इस तकसीम पर भी कई सवाल खड़े हैं। कई ऐसे किसानों को रकम दी जा रही है जो माशी तौर पर काफ़ी मजबूत हैं, या फिर जिनके पास कई एकड़ ज़मीन है। वो भी इस स्कीम के तहत फ़ी एकड़ 5,000 रुपये सरकारी इमदाद हासिल कर रहे हैं, जबकि खौलदार यानी टेनेंट फार्मर सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं, उन्हें दरकार इमदाद वसूल नहीं हो पाती। लेकिन मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन पर KCR का नरम रवैया किसी की समझ में नहीं आता। क्या KCR ख़ुद कन्फ्यूज़ है, या फिर आवाम को कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, या फिर हाल ही में दिल्ली में मोदी से मुलाकात के बाद उनके ख्याल में यह तब्दीली वाक़ई हुई है, या वो अपने फर्जंद के सियासी मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। बात जो भी हो, वज़ीर आला KCR की जानिब से इस तरह की खलाबाजियाँ आवाम को एक आंख नहीं भाती। अब वक्त है कि KCR सही मुशीरों से बात करें और आवाम के हक़ में फ़ैसले करें। इस जायज़ा इजलास में ये भी कह दिया गया कि रियासती हुकूमत कोई कारोबारी इदारा नहीं है जो किसानों की फसल ख़रीदेगी, और आइंदा साल से फसल ख़रीदारी मराकज़ भी बंद रहेंगे और किसान अपनी फसल बेचने के लिए खुद ही बेहतर मार्केट तलाश कर सकते हैं। वज़ीर आला KCR ने कहा कि हर साल किसानों से फसल खरीदने पर रियासती ख़जाने को 7,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक ऐसे मौके पर जब मुल्क भर से किसान दिल्ली में किसान तहरीक में शामिल हो रहे हैं, रियासती हुकूमतें भी अपनी तायद का ऐलान कर रही हैं। KCR का यू टर्न काफ़ी मायूस कुन है। नागार्जुना सागर हल्के से कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातों की जानिब से तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। इस हल्के में किस तबके की नुमाइंदगी ज़्यादा है, उसका जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि इस तबके से उम्मीदवार का इंतखाब करते हुए इलेक्शन में कामयाबी हासिल की जा सके। तमाम सियासी जमातों की जानिब से यहाँ खुफिया सर्वे करवाया जा रहा है। दुब्बाक ज़मनी इंतखाबात और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से बौखलाहट का शिकार हुक्मरान जमात TRS ने अपनी पूरी तवज्जो नागार्जुना सागर पर मरकोज़ की है। यहाँ के रुकन असम्बली नोमुला नरसिम्हैया TRS से नुमाइंदगी क्या करते थे, उनके इंतकाल की वजह से ये नशिस्त मखलुआ हो गई और रियासत को एक और ज़मनी इंतखाब का सामना है। इस हल्के में जुमला वोटर्स की तादाद 2,03,328 है। तबकावारी सतह पर देखा जाए तो यहाँ BC वोटर्स की तादाद 86,886 है। OC वोटर्स की तादाद 32,606, ST वोटर्स की तादाद 34,027, मादिगा तबके के राय दहिंदों की तादाद 25,838, माला तबके के वोटर्स की तादाद 7,983, मुसलमान राय दहिंदगान की तादाद 3,687 और दीगर तबकात के वोटर्स की तादाद 12,301 है। इस हल्के की अगर बात करें तो साल 1967 से साल 2018 तक यहाँ 12 मरतबा इंतखाबात हुए। तमाम इंतखाबात में BC और रेड्डी उम्मीदवारों के दरमियान ही मुकाबला हुआ। साल 1967 से 1978 तक के इंतखाबात में गौर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले N रामुलू ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद साल 1983 से 1989 तक यहाँ से कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी मुंतखब होते रहे। इसके बाद साल 1994 के इंतखाबात में आवाम ने BC तबके के उम्मीदवार को मौका फराहम किया।
इन इंतखाबात में तेलुगु देशम से मैदान में उतरने वाले राममूर्ति यादव ने कामयाबी हासिल की और उन्होंने जाना रेड्डी को शिकस्त से दोचार किया। साल 1999 से साल 2014 तक के इंतखाबात में मुसलसिल जाना रेड्डी कामयाब होते रहे। साल 2018 के इंतखाबात से अवाम ने बीसी तबके के उम्मीदवार को जिताया। टीआरएस से नोमुला नरसिम्हया ने कामयाबी हासिल की। बाज़ तंजीमों की जानिब से नोमुला नरसिम्हया के ख़ानदान के रुकून को ही टिकट देने का मुतालबा किया जा रहा है। इस दौरान बावसूख ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि अगर आंजहानी रुकन असम्बली के ख़ानदान के रुकून को टिकट दिया जाता है तो दूसरी पार्टियों से बीसी उम्मीदवार को मैदान में उतरने से रोका जाएगा। समझा जा रहा है कि इस सिलसिले में बीसी तंजीमों से आज खुद करारदाद मंजूर करने के लिए बातचीत की जा रही है। माना जा रहा है कि टीआरएस इस हिकमत अमली के ज़रिए सल्खे से कामयाबी के लिए कोशिश कर रही है। इसके अलावा हुक्मरान जमात इस पुराने तरीके पर भी गौर कर रही है जिसे उसने ख़त्म किया था, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जब भी किसी रुकन असम्बली का इंतकाल होता तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर रुकन असम्बली के ख़ानदान के एक रुकन को इत्तेफ़ाक़ राय से मुंतखब किया जाता था। टीआरएस इब्तिदा से ही इस तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ रही, जिसका मुज़ाहरा साबिक़ में देखा जा चुका है। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए गुलाबी जमात अपना उसूल तोड़ने के लिए भी तैयार है। बीजेपी जहां इस हल्के से कामयाबी हासिल करते हुए ये पैगाम देने की कोशिश में है कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए ज़मीन ज़रख़ैज़ है, वहीं टीआरएस अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए इस नशिस्त पर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के मंसूबे में है। हालांकि इस सीट पर अरसे दराज तक कांग्रेस का कब्जा रहा और इन इंतखाबात में कांग्रेस और टीआरएस को कामयाबी से रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस के कायदीन पर डोरे डाल रही है, क्योंकि जाफरानी जमात का कोई भी ताकतवर लीडर यहाँ नहीं है। इसलिए बीजेपी दीगर रियासतों की तरह यहाँ से भी दूसरी जमात के ताकतवर लीडर को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए जीत के मंसूबे में है, जैसा कि दुब्बाक में देखा जा चुका है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि नागार्जुना सागर हल्के पर किस जमात का कब्जा होता है। नए ज़रई कानून के खिलाफ किसानों के एहतजाज का 33वां दिन है। इस बीच हुकूमत ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। मीटिंग दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले किसानों ने हफ्ते के रोज़ हुकूमत को चिट्ठी लिखकर मंगल के रोज़ 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखी। इसी बीच 25 किसान तंजीमों के कायदीन ने ज़रई कानूनों की हिमायत की है। उन्होंने आज मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर हिमायत की चिट्ठी सौंपी। इसी बीच चंडीगढ़ में पंजाब प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अरकान ने किसानों की तायद में हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के घर के सामने मुजाहरा किया। उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। उधर पंजाब में कई जगहों पर लोगों ने किसानों की तायद में मुजाहरा किया। इस दौरान करीब 1500 टेलीकॉम टावरों को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी वजह से कई जगहों पर मोबाइल सर्विसेज पर असर पड़ा है। मोगा में पुलिस ऐसे ही एक मामले की जांच कर रही है। उधर किसान तंजीमों ने इन वाक़यात की सख्त मजम्मत की है। वहीं बुराड़ी में मुजाहरा कर रहे किसानों ने कहा कि उन्होंने निरंकारी समागम ग्राउंड का नाम किसानपुरा रख दिया है। वो 33 दिनों से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। अब उन्हें ये अपना गांव जैसा लगने लगा है। हुकूमत से बातचीत के लिए किसानों ने 4 शर्तें रखी हैं। उनमें पहली शर्त है कि तीनों ज़रई कानूनों को वापस लेने के इम्कानात पर बातचीत हो। दूसरी शर्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरा, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा के प्रोविज़न किसानों पर लागू नहीं हो, ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट कर नोटिफाई किया जाए। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। आपका ख्याल रखो, इतने जो भी कोई बाहरी अफसर आके शरारत करते हैं तो जवानी है, बुजुर्ग उम्र वाले है, परिवार साडे नाल है, साडियां मावां भैणां असीं नाल लेके आए हैं। और असीं वो लोग हैं, वो समाज के वासी हैं जिथे पिंड च साडी धी जां भैण जां साडी मां नाल दे किसी घर च कोई काम नहीं गई होवे, किसी को साडी ताई चाची कोले 5 मिनट ना आवे असीं मगर अच्छी तरह से समझा दी कि आपके कानून गैर संवैधानिक हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक जो एग्रीकल्चर का मामला है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, उस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। इसलिए उनके बनाए हुए कानून गैर संवैधानिक हैं, हमें हमारे लिए मान्य नहीं है। दूसरी बात,
कि अगर हम संशोधन मान लेते हैं तो उसका क्या होगा? उसका यह होगा कि हम प्रिंसिपली ये लड़ाई हार रहे होंगे। हम ये मान लेंगे कि आगे से खेती बाड़ी के बारे में कानून बनाने का अधिकार अब केंद्र सरकार को मिल गया है, तो आगे से वो इस तरह के कानून बनाते रहेंगे तो हर रोज तो उतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून निरस्त हो और आगे से जो स्टेट्स के राइट्स हैं उनमें सरकार दखल अंदाजी ना करे और जो उनका अधिकार नहीं जिस विषय पर कानून बनाने का वो ना बनाए। इसलिए वो जो बार बार बोल रहे हैं कि बातचीत करने को तैयार नहीं, हमने लेटर भेज दिया और उसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप किसान जथेबंदियों को बदनाम करना बंद कीजिए, झूठा प्रचार करना बंद कीजिए और आइए टेबल पर, और हम इस बात पर बात करेंगे कि जो तीनों लॉज। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि किसान नए ज़रूरी क़वानीन से पैदा हुए बहरान की वजह से एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत को अपनी जवाबदेही पर कारबंद रहते हुए उनसे बात करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के क़याम के 136 साल मुकम्मिल होने पर पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफ़ियों से कहा कि हुकूमत को किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और किसान मुखालिफ तीनों क़वानीन वापस लेने चाहिए। संविधान से चलता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 पुष्प करेंगे और हमको काम करना, आप अपना काम करिए, मुझे आप हमें गांधी जी की प्रतिमा पर क्या इस सरकार में फूल अर्पित करने देंगे कि नहीं देंगे? क्या ये सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ चाहे ना बताइए सर। गांधी जी की प्रतिमा की बात नहीं, इस क्षेत्र में नहीं। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जो जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन पर मुल्क की पहली बगैर ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। मोदी ने इसके साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड खिदमात का भी आगाज़ किया। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर बगैर ड्राइवर की ट्रेन के आगाज़ से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दुनिया के उन 7% मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गई जहां बगैर ड्राइवर की ट्रेन चलाई जा रही है। उन खिदमात के शुरू होने से कौमी राजधानी खित्ते के बाशिंदों के लिए आरामदा और जदीद मोबिलिटी के एक नए अहद का आगाज़ हो गया। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक तकरीबन 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर बगैर ड्राइवर वाली ट्रेन खिदमात के आगाज़ से एक दीगर अहम कॉरिडोर जो 57 किलोमीटर तवील पिंक लाइन पर भी साल 2021 के वसत तक बगैर ड्राइवर की ट्रेन खिदमत शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के तकरीबन 94 किलोमीटर तवील नेटवर्क पर बगैर ड्राइवर के काम हो सकेगा, जो दुनिया के बगैर ड्राइवर वाले मेट्रो नेटवर्क का तकरीबन 9% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है।
हिंदुस्तान की सबसे कदीम पार्टी कांग्रेस आज अपना 136वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर ए.के. एंटनी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में परचम लहराया। काबिल जिक्र है कि ए.के. एंटनी ने आज अपना 81st बर्थडे भी मनाया। कांग्रेस की यौम तासीस के पेश नज़र कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में कहा कि सभी प्यारे कांग्रेस कारकुनान को कांग्रेस का यौम तासीस मुबारक। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफ़र में कांग्रेस ने हुब्बुल वतनी, बेखौफी, बिला मफाद अवामी खिदमत, भाईचारा, इत्तेहाद और सालिमियत जैसे इक़दार के लिए ही जद्दोजहद किया। अपने वीडियो पैगाम में सोनिया गांधी ने कारकुनान को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि आवाम के हकूक़ कुचले जा रहे हैं, चारों जानिब तानाशाही का आलम है, जमहूरी और आइनी इदारों को ख़त्म किया जा रहा है, बेरोज़गारी उरूज पर है, खेत खलियानों पर हमला किया जा रहा है और मुल्क के अन्नदाता पर सियाह क़वानीन थोपे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस पर पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज हम सच्चाई और बराबरी के अपने अज़्म को दोहराते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुल्क के मफाद की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से ही पुरअज़्म रही। आज कांग्रेस के यौम तासीस पर हम सच्चाई और बराबरी के अपने इस अज़्म को दोहराते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान जैसे सरीखे कांग्रेस नेताओं ने न केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और दांडी नमक यात्रा जैसे अहिंसक और देशव्यापी आंदोलनों से देश की आजादी का लक्ष्य हासिल किया, बल्कि अंग्रेजों से आजादी मिलने पर विकास की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस देश का संविधान तैयार करने और देश के एकीकरण में पंडित नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात को आधुनिक भारत के निर्माण की लीग कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कांग्रेस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 135 साल पूरे कर लिए हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफर में देश प्रेम, निडरता, बगैर स्वार्थ, जन सेवा की भावना, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई कांग्रेस के सामने आजादी के संघर्ष में ऐसे कई मोड़ आए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन कांग्रेस जन, देश सेवा और भारत की आजादी के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। जेल काटी, काला पानी गए, लाठियां खाए, गोलियों के आगे खड़े हो गए, जान की कुर्बानी दी, पर आजादी के लिए लड़े और देश को। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के अब तक 8,12,17,325 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 5,73,71,461 लोग ठीक हो चुके हैं और 17,73,719 लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $900 बिलियन यानी करीब 66 लाख करोड़ रुपए के कोरोना रिलीफ फंड पर दस्तखत कर दिए हैं। बीते दिनों इस रकम को अमेरिकी पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई थी। इस रकम से कोरोना से मुतासिर हुए इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के अलावा नौकरी गंवा चुके लोगों की मदद की जाएगी। वहीं यूनाइटेड किंगडम में वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद हालात संगीन है। यहाँ टियर 4 की पाबंदियां हैं, यानी गैर ज़रूरी दुकानें, एंटरटेनमेंट सेंटर्स पूरी तरह बंद हैं। यूके के साइंटिस्ट ने हुकूमत से अपील की है कि मुल्क में लॉकडाउन लगा देना चाहिए।
हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार काफ़ी अच्छी चल रही है। मुल्क भर में ये एवरेज 95.8% हो गया है, यानी हर 100 में से 96 मरीज ठीक हो चुके हैं। 25 रियासतों में तो इससे भी बेहतर हालात हैं। इनमें टॉप 5 में अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दादरा एंड नागर हवेली, ओडिशा और त्रिपुरा शामिल हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और सिक्किम में रिकवरी रेट 95.8% से कम है। हिंदुस्तान में इतवार के रोज 20,333 नए मुतासरीन की पहचान हुई, 21,097 मरीज ठीक हुए और 281 की मौत हो गई। इसके साथ ही एक्टिव केसेस में 1,056 की कमी आई। अब जुमला 2,76,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 2 लाख केसेस आ चुके हैं। इनमें से 97.81 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,47,000 की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के काफ़ी कम केसेस दर्ज हुए हैं। इतवार के दिन 205 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,85,068 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,533 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 54 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 4 रियासतों में ड्राई रन शुरू किया है। इसमें पीर से पंजाब, आसाम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मिशनरी की ज़मीनी तैयारी को परखा जा रहा है, ताकि असली वैक्सीनेशन से पहले ज़रूरी कमियों का पता लगाया जा सके, ताकि उन्हें वक्त रहते दुरुस्त किया जाए। वैसे मरकज़ के मंसूबे के मुताबिक वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू हो सकता है। अब तक हुकूमत सिर्फ बच्चों और हामिला ख़वातीन को ही वैक्सीनेट करती रही है। इसके लिए भी अलग अलग रियासत में हफ्ते का एक दिन तय होता था। ये पहला मौका है जब मुल्क में एक सिलेक्टिव आबादी को वैक्सीनेट किया जाएगा। इस वजह से कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सरकारी मिशनरी की तैयारी देखने मरकजी हुकूमत ने 28 और 29 दिसंबर को ड्राई रन रखा है। ये पंजाब, आसाम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में हो रहा है। ड्राई रन में रियासतों में कोल्ड चेन से वैक्सीनेशन साइट्स तक वैक्सीन लाने ले जाने का प्रोसेस परखा जा रहा है। इसी तरह वैक्सीनेशन साइट्स पर किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, ये भी पता लगाने की कोशिश होगी। इस ड्राई रन में कोविन यानी जो सॉफ्टवेयर है उस पर ज़रूरी डेटा एंट्री होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन डिलीवरी, टेस्टिंग की रिसिप्ट और एप्लीकेशन, टीम मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, वैक्सीनेशन साइट्स पर मॉक ड्रिल की निगरानी होगी। कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग इसमें शामिल है। वैक्सीनेशन साइट्स पर भीड़ के मैनेजमेंट के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी देखा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन जिस तेजी से अप्रूव हो रही है और वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, उसी रफ्तार से उससे जुड़े तनाज़े भी सामने आ रहे हैं। नया तनाज़ा वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले जिलेटिन को लेकर है, जो सुअर के गोश्त से बनाया जाता है। मुस्लिम मुल्कों और तंजीमों को इस पर एतराज़ है। वहीं क्रिश्चियन कैथोलिक में इस बात को लेकर गुस्सा है कि कुछ वैक्सीन में अबॉर्ट किए गए फोटस से मिले सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। इन तनाज़ों के बीच अलग अलग मुल्कों में हुकूमतें और मजहबी तंजीमें भी एक्टिव हो गई हैं, ताकि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का शक या फेक न्यूज़ ना फैले। यूएई की फतवा काउंसिल ने कहा है कि वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ भी होगा तो वैक्सीन खाना थोड़ी है, ये तो दवा है, इंजेक्शन के तौर पर लगेगी। वहीं इसराइल में यहूदी मजहबी तंजीम भी जिलेटिन से जुड़े मुखालिफतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैथोलिक्स के शुकूक को दूर करने का जिम्मा वेटिकन ने उठाया है। असल में अक्टूबर में ये मुद्दा उठा था। इंडोनेशिया के डिप्लोमेट्स और मुस्लिम कायदीन शहरियों के लिए वैक्सीन की डील करने चीन गए थे। तब मजहबी कायदीन ने ऐसी वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया हो। दरअसल सुअर के गोश्त से बने जिलेटिन का इस्तेमाल वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सेफ और इफेक्टिव रखने में होता है। जिलेटिन को लेकर वैक्सीन की मुखालिफत पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वैक्सीन की मुस्लिम मुल्कों में मुखालिफत होती रही है। सुअरों के गोश्त को लेकर मुस्लिमों के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में भी मुखालिफत है। हिंदुस्तान में भी इसे लेकर मुखालिफत शुरू हो गई है। मुंबई में सुन्नी मुस्लिमों की रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी ने तो पोर्क फ्री प्रोडक्ट्स की मांग की है। सईद का कहना है कि मेड इन इंडिया और बैरूनी वैक्सीन का ऑर्डर देने से पहले मरकजी हुकूमत उन वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जारी करे। चीनी वैक्सीन का ऑर्डर नहीं देना चाहिए जिसमें पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ हफ्ते पहले रोमन कैथोलिक्स में ये बहस थी कि वैक्सीन को बनाने में
अबॉर्टेड फोटस के टिश्यू का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के 2 बिशप्स ने कहा है कि वैक्सीन बनाने का अमल इमोरल है, इस वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बाकी लोग भी ना लगवाएं। लेकिन यूएई फतवा काउंसिल के सरबराह शेख अब्दुल्ला बिन बया ने कहा कि वैक्सीन पर इस्लाम के पोर्क से बनाए गए प्रोडक्ट्स पर पाबंदियों का असर नहीं होगा। ये प्रोडक्ट इंसानों की जान बचाने के लिए हैं। वैक्सीन में इस्तेमाल पोर्क जिलेटिन को दवा समझा जाए और खाना नहीं। इसराइल ने रब्बिनिकल ऑर्गेनाइजेशन त्योजोहर के चेयरमैन रब्बी डेविड स्टाव ने कहा कि यहूदी कानून में पोर्क के इस्तेमाल पर पाबंदी सिर्फ खाने तक महदूद है। अगर उसका इस्तेमाल दवा के तौर पर हो रहा है तो कोई मसला नहीं, इस पर पाबंदी नहीं है। दरअसल अब तक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने ही बताया कि उनकी वैक्सीन जिलेटिन फ्री है। बाकी वैक्सीन कंपनियों ने कंटेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला समेत दीगर कंपनियों ने भी ये नहीं बताया है। इससे ये तो साफ है कि हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसएसआई में बन रही एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पोर्क फ्री होगी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में इमरजेंसी अप्रूवल मांग रही फाइजर की वैक्सीन में भी पोर्क का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीजेस के हेड साइंटिस्ट रहे डॉक्टर रमन गंगा खड़ेकर ने बताया कि वैक्सीन में जिलेटिन इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन कोरोना के किस वैक्सीन में ये इस्तेमाल हो रहा है, जब तक कंपनियां नहीं बताती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई के सदर नशीन सौरव गांगुली ने इतवार की शाम वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे तक मीटिंग चली। इस मुलाकात के बाद गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि राजभवन से जुड़े जराये ने इसे कर्टेसी मीटिंग बताया। गवर्नर ने कहा कि गांगुली से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। गांगुली ने ईडन गार्डन्स मैदान देखने का न्योता दिया था, जो उन्होंने मान लिया। गांगुली से आज मीडिया ने पूछा कि क्या वो खुद या उनके खानदान का कोई रुकन बीजेपी में शामिल होने वाला है। इस पर गांगुली ने कहा कि अगर गवर्नर आपसे मिलना चाहें तो आपको जाना चाहिए। हमारी मुलाकात को भी उसी नज़रिए से देखा जाए। वेस्ट बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में असेंबली इंतखाबात होंगे। इससे पहले सियासी उठापटक तेज़ हो गई है। पिछले दिनों वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में तृणमूल के बागी शुभेंद्र के साथ 10 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए थे। उधर बीजेपी एमपी सौमित्र खान की बीवी सुजाता मंडल ने तृणमूल ज्वाइन कर ली। इसको लेकर काफ़ी वेस्ट बंगाल में उठापटक चल रही है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के दूसरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मेलबॉर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 6 विकेट गंवाकर 133 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के खिलाफ सिर्फ 2 रन की लीड ली। फिलहाल कैमरून ग्रीन 17 रन और पैट कमिंस 15 रन पर क्रीज पर हैं। रविंद्र जडेजा अब तक मैच के हीरो रहे हैं। उन्होंने पहली पारी में 50 लगाई। इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट भी छटके। मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में 326 रन बनाते हुए 131 रन की बढ़त ली थी। अब टीम इंडिया की कोशिश चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर ऑल आउट करने की है, ताकि मैच जल्दी जीता जाए। तीसरे दिन दोनों टीमों की तरफ से जुमला 200 रन भी नहीं बन सके। सबसे पहले टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 277 रन से आगे खेलना शुरू किया था। इसके बाद टीम आखिरी 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 49 रन ही बना सकी। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भी 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 133 रन ही बना सकी। इस तरह तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दोनों टीमों की तरफ से जुमला 11 विकेट गिरे और सिर्फ 182 रन ही बन सके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज क्रिकेट अवार्ड्स के विनर्स के नामों का ऐलान किया। इंडियन कैप्टन विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 टू 2020 और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के लिए चुने गए। कोहली ने 2011 से 2020 तक टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मिलाकर 20,396 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 66 सेंचुरीज और 94 50s लगाई। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।